From this lecture, we are again starting a fresh topic that is called आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर। आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर एंड फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्किंग नहीं है, यहाँ पे केवल और केवल आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है फॉर दिस आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर। तो मैं यहाँ पे इसमें नहीं जाने वाला हूँ कि व्हाट इज आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर, किस तरह से आया, क्या आया, उसकी कुछ डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। आई विल डायरेक्टली कंसिडर एन इक्विवेलेंट डायग्राम or some relation which are already available in your armature control DC motor category, right? So चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जहां पे हम कुछ assumption भी करेंगे। तो वो assumption आप लोगों को as it is लेने हैं। अल्टीमेटली जो टारगेट है वो आप लेक्चर को कवर करने के बाद समझ जाएंगे कि आपको बेसिकली इसमें क्या देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर। सो Where topic is transfer function of armature control DC motor। तो यहां जैसे कि मैंने बताया, यहां मैं कुछ assumption से भी स्टार्ट करूंगा। So here I have taken your equivalent circuit of armature control DC motor, जहां पे जो टर्म यूज करी हैं सारी की सारी टर्म्स यहां पे मेंशन है कि लाइक व्हाट इज द वीज हमारी होती है अप्लाइड वोल्टेज, व्हाट इज आई स्टैंड्स फॉर करंट एंड ए स्टैंड्स फॉर आर्मेचर, तो दिस इज आर्मेचर करंट। इसी तरह से आर ए है तो ये आर्मेचर रेजिस्टेंस हो जाएगा, एल ए है तो आर्मेचर सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। दिस एल ए रिप्रेजेंट आर्मेचर सेल्फ इंडक्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ऑल वैल्यूज आर डिफाइंड ओवर हियर। तो हमारा ई है, ई क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर। सिमिलरली अगर आप ऑन द राइट हैंड साइड देखेंगे तो हियर इट इज फील्ड वाइंडिंग, तो यहाँ पे कांस्टेंट फील्ड वोल्टेज लगी है जिस वजह से आपको कांस्टेंट फील्ड करंट आता है। तो दिस आईएफ स्टैंड्स फॉर फील्ड करंट, राइट? दिस IF स्टैंड्स फॉर फील्ड करंट। सिमिलरली अगर आप LF को डिफाइन करेंगे तो LF स्टैंड्स फॉर फील्ड इंडक्टेंस। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे प्री डिफाइंड है, मुझे कोई भी नई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा हूं, केवल मैंने एक इक्विवेलेंट सर्किट को कंसिडर किया जो आपको एज इट इज यहाँ पे कंसिडर करना है। देन अभी तक हमने मैकेनिकल सिस्टम में ट्रांसलेशनल की बात की थी, बट यहां पे अगर आप देखोगे तो मोटर के अंदर रोटेशनल कंपोनेंट होते हैं जो कि आपके कहलाते हैं टी, थीटा एंड बी। वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं? हियर टी रिप्रेजेंट द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर, हियर टी रिप्रेजेंट द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटर शाफ्ट एंड जे इज इक्विवेलेंट moment of inertia, J is called moment of inertia and B is called the coefficient of friction of motor। तो अगर मैं मोटर की बात करूं तो मोटर से रिलेटेड यहाँ पे सारी टर्म्स हैं जो आप लोगों को एज इट इज याद रखनी है, राइट? अब इसके बाद यहाँ पे कुछ रिलेशंस हैं जो मुझे एज इट इज कॉल करने हैं। उन रिलेशन की हेल्प से ही मैं यहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, तभी हम ब्लॉक डायग्राम बना के इसके ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनके रिलेशन क्या होंगे। तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम के अंदर अगर आप यहाँ पे KVL कंसिडर करें, अप्लाई द KVL ओवर हियर। सो अगर मैं यहाँ पे KVL एक कंसिडर करूं तो यहाँ पे KVL की वैल्यू हो जाएगी V इज द इनिशियल वोल्टेज इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले RA के क्रॉस ड्रॉप है तो दिस इज IA इंटू RA, तो दिस इज IA इंटू RA। देन इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या होती है, दैट इज LA इंटू DIA बाई DT। तो यहाँ पे एक तरह से LA लिखा है, दिस इज सिंपली LA, या आप डायरेक्टली L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि आगे शायद सारे के सारे जो पूरा डेरिवेशन है उसमें आपको L ही वैल्यू मिलेगी। So V is equal to RAIA plus LDIA by DT प्लस आप फर्दर इस मोटर को क्रॉस करेंगे तो मोटर के क्रॉस कितना EMF जनरेट हो रहा है, मोटर के क्रॉस EMF जनरेट हुआ है E, so that means प्लस E। तो यहां पे जो फर्स्ट इक्वेशन आई है दिस इज नथिंग बट द KVL अक्रॉस दिस प्राइमरी साइड, आप ये कह सकते हैं, याद रखने का तरीका। नाउ व्हाट इज द सेकेंड रिलेशन? सिंस हमने यहाँ पे बोला है कांस्टेंट फील्ड वोल्टेज अप्लाई की गई है जिस वजह से यहाँ पे कांस्टेंट करंट, फील्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो हियर फील्ड करंट IF इज कांस्टेंट, तो जब ये फील्ड करंट यहाँ से फ्लो होगा तो देयर विल बी अ फ्लक्स प्रोड्यूस इन योर मोटर, देयर विल बी अ फ्लक्स कांस्टेंट, ये इंडक्टेंस के क्रॉस फ्लक्स क्रिएट होगा ना, तो दैट फ्लक्स इज फाई एंड दिस इज ऑल्सो इन कांस्टेंट, ऑल्सो विल बी कांस्टेंट। अब when the armature is rotating and EMF is induced, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आपका करंट यहाँ पे पास होगा, मतलब चेंजिंग फ्लक्स इन नेचर, दैट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट विल क्रिएट अ EMF। तो यहाँ पे आपका रिलेशन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन की बात कर रहा हूँ, मुझे डीप में नहीं जाना है। मैं फिर कह रहा हूँ अगर किसी को लगे कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो उसके लिए आप पूरी सर्च कर सकते हैं, गूगल इज अवेलेबल टू यू। बट जो मुझे यहाँ के लिए केवल कंसर्न है, जैसा कि आपको बताया, मैं टू द पॉइंट केवल बताता हूँ, तो जितना पार्ट मुझे यहाँ के लिए कंसर्न है मैं केवल उस पर फोकस कर रहा हूँ, राइट?
चलिए, तो फर्स्ट रिलेशन हमारा केवल लग चुका है। देन सेकंड रिलेशन जो है दिस इज व्हेन आर्मेचर इज रोटेटिंग एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसका फॉर्मूला होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज योर ओमेगा। और अगर हम इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो दिस विल इक्वल टू केबी इनटू डब्ल्यू, वेयर केबी क्या है, केबी इज द बैक ईएमएफ कांस्टेंट, बैक ईएमएफ कांस्टेंट। और ओमेगा को मैं थीटा की टर्म से डिफाइन कर सकता हूं दैट इज डी थीटा बाई डी टी। तो यहां पे केवल उसी इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया गया है। सो यू विल गेट व्हाट इज द बैक ईएमएफ इंड्यूस इन योर मोटर, दैट इज ई इज इक्वल टू के बी डी थीटा बाई डी टी, वेयर के बी इज व्हाट, के बी इज द बैक ईएमएफ कांस्टेंट एंड डी थीटा बाई डी टी दैट इज ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, राइट। नेक्स्ट, अब अगर हम दो इक्वेशन कर चुके हैं उसके बाद बात करें तो देयर इज अनदर रिलेशन दैट इज टॉर्क डिलीवर्ड बाय द मोटर। सो टॉर्क डिलीवर्ड बाय द मोटर विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द आर्मेचर करंट एंड द फ्लक्स। सो दैट इज रिटन एज T is directly proportional to phi into IA, T is directly proportional to phi into IA फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट का प्रोडक्ट है। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो यहां पे सिंपली एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, T इज इक्वल टू K इंटू IA, वेयर K इज अ मोटर टॉर्क कांस्टेंट। सो ये एक इक्वेशन आपको याद रखनी है दैट इज मोटर टॉर्क डेवलप इक्वेशन। और फोर्थ एंड द लास्ट इक्वेशन जो मुझे याद रखना है दैट इज डायनेमिक इक्वेशन विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी। अब ये जो है मोटर टॉर्क है ये दो चीजों पे और डिपेंड करता है। वो दो कांस्टेंट कौन कौन से हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो इन पे भी डिपेंड करता है। और वो डिपेंडेंट इक्वेशन क्या है, वो डिपेंडेंट इक्वेशन है टॉर्क इक्वल्स टू जे डी स्क्वायर टी थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा बाय डी टी। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो अगर आपको ये टॉपिक लिखने के लिए आता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अब तक लिखने के लिए आ चुका है, कि आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर पे या तो शॉर्ट नोट या कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर, तो उस केस में आपको डीसी मोटर का इक्विवेलेंट लेते हुए ये चार रिलेशन, ये जो हमने चार इक्वेशंस पढ़ी हैं, इन चार इक्वेशंस को आपको याद रखना है कि व्हाट इज द वोल्टेज अप्लाइड रिलेशन। एक तो पहली इक्वेशन जो हमें मिली, दूसरी इक्वेशन कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है दैट इज इक्वल टू केबी डी थीटा बाई डी टी, वेयर केबी इज द बैक ईएमएफ। एक हमने पढ़ा टॉर्क इक्वेशन जो कि हमारे करंट आईए के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बराबर है, आईए और फाई के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, जहां पे आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो दैट इज के इनटू आईए हो गया, वेयर के इज अ कांस्टेंट, मोटर टॉर्क कांस्टेंट। और फोर्थ इक्वेशन जो है वो हमारे पास दैट इज टी इज इक्वल टू जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी थीटा बाई डी टी। ये भी हमारी टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये चार इक्वेशन आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद का जो आगे का प्रोसेस है वो आप सिमिलर मैनर में जो हमने अब तक सीखा है उसी से कंटिन्यू हो जाता है। वो क्या चीज है, अब मेरे पास इक्वेशंस अवेलेबल हैं एंड आई वांट टू ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, और फिर मैं उस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ट्रांसफर फंक्शन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ विल यू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो उसके लिए अगर आपको याद हो हम इन इक्वेशंस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं एस डोमेन। जी हाँ, वी हैव टू टेक लाप्लास। और जब आप लाप्लास लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन का लाप्लास क्या बनेगा, वी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ए कॉन्स्टेंट रहता है आई ए का, आई ए ऑफ एस हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, प्लस एल एज इट इज रहेगा, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी प्रॉपर्टी होती है एस इंटू आई ए, एस इंटू आई ए ऑफ एस, याद है। डी बाई डी टी जब हम लाप्लास में करते हैं तो इसकी जगह हो जाता है एस, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, प्लस ई अपनी जगह पे एज इट इज है, ई ऑफ एस हो जाएगा। तो ये चीज आपकी वी ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस, ये इक्वेशन बनाई गई वी ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ए प्लस एस एल, इन दोनों को एक साथ कर दिया बिकॉज दोनों में कंपोनेंट क्या है, दोनों में कंपोनेंट आई ए है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो आपको यहाँ पे लिखी हुई है कि जब आप इस फर्स्ट इक्वेशन का लाप्लास डोमेन में कन्वर्जन करेंगे वी विल गेट दिस इक्वेशन, राइट। सिमिलरली आप नेक्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट कर लीजिए, नाउ टेक द लाप्लास ऑफ दिस सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ऑफ एस इज इक्वल टू के बी एज इट इज कांस्टेंट है, और यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एस इंटू थीटा ऑफ एस। थर्ड इक्वेशन t इज इक्वल टू के इंटू आई ए, तो सेम केस में ये चेंज हो गया, t ऑफ s इज इक्वल टू के इंटू आई ए ऑफ s। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इक्वेशन सेज t इज इक्वल टू जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा j इंटू एस स्क्वायर थीटा ऑफ s प्लस b इंटू एस इंटू थीटा ऑफ s, राइट। सो इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा गया है, पहले यहाँ पे थीटा ऑफ एस को कॉमन लिया गया तो ये हो गया एस स्क्वायर जे प्लस एस बी, और जहां पे आप एस बी कॉमन कर सकते हैं तो वी कैन टेक दिस इक्वेशन टी ऑफ एस इज इक्वल टू एस जे प्लस बी इंटू एस थीटा ऑफ एस।
सो बेसिकली मुझे क्योंकि ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है तो यहां तक का स्टेप आपकी रिमेम्बरेंस है, उसके बाद के स्टेप आप सिंपली इन इक्वेशंस का लाप्लास डोमेन में कन्वर्जन कर रहे हैं। अब जब आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई लाप्लास डोमेन में, तो आई थिंक इफ यू रिमेंबर हमने ब्लॉक डायग्राम बनाना सीखा था। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या था, कहां से स्टार्ट करते थे, एक साइड है हमारा इनपुट दैट इज सपोज v ऑफ s। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन कहती है v ऑफ s में से क्या माइनस करना है, e ऑफ s। तो नाउ आई टेक अ समिंग पॉइंट जिसमें मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा e ऑफ s जो कि माइनस हो जाएगा, और इसके बाद जो जनरेट होगा इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है किसका, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किस चीज की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे आर ए प्लस एस एल ए की। अगर हम इस चीज को ऐसे लिख लें कि आई ए ऑफ एस इज इक्वल टू v ऑफ s माइनस e ऑफ s डिवाइडेड बाय आर ए प्लस एस एल ए। इफ यू रिमेंबर हम सबसे पहली इक्वेशन लिखते थे करंट इक्वेशन, राइट। इफ यू रिमेंबर द सर्किट जो हमने ब्लॉक डायग्राम में बनाना सीखा था, तो हम करंट इक्वेशन को स्टार्ट करते थे। सो अगर मैं इस इक्वेशन से करंट को फॉर्म कर लूं तो दिस करंट सेज आई ऑफ एस ए इज इक्वल टू वी एस माइनस ई एस मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर ए प्लस एस एल ए। तो मुझे यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे जनरेट हो जाएगा आई ए ऑफ एस, राइट। अब इस आई ए ऑफ एस में किसका मल्टीप्लाई करूं, इस आई ए ऑफ एस में किसका मल्टीप्लाई करें, के का। तो हमें क्या जनरेट हो जाएगा, हमें जनरेट हो जाएगा टी। यानी अगर मैं इसमें के का यहां पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं आई एफ एस इंटू के, सो वी गॉट हियर टी ऑफ एस, राइट। नाउ अब अगर टी ऑफ एस मुझे मिल गया तो मुझे यहां पे चाहिए एस थीटा ऑफ एस। एस थीटा ऑफ एस की वैल्यू क्या है, एस थीटा ऑफ एस की वैल्यू है, अगर आप इस सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे एस थीटा एस की वैल्यू है ई एस अपॉन के बी, ES अपॉन KB। यानी ES कैसे जनरेट होगा, जब S थीटा S में आप KB की मल्टीप्लाई करोगे तब ES आपका जनरेट हो रहा है, राइट। सो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे S थीटा S चाहिए। अभी हम कहाँ पहुंचे, TS पे पहुंचे। तो अगर आप इस फोर्थ इक्वेशन से देखेंगे कि S थीटा S की वैल्यू कैसे जनरेट होगी, अगर मैं इस TS में डिवाइड कर दूं किस चीज का, 1 ओवर SJ प्लस B का। अगर हम यहाँ पे T ऑफ S में SJ प्लस B से डिवाइड कर दें तो यहाँ जो वैल्यू जनरेट होगी वो होगी थीटा S थीटा ऑफ S, राइट। और इस एस थीटा ऑफ एस में अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें किसका, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें के ऑफ बी का, तो ये जो यहाँ पे ई एस मैंने अप्लाई किया था ये यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, राइट। सो ये आपका लास्ट फिगर आ गया एस ऑफ थीटा एस। और एस ऑफ थीटा एस से थीटा एस कैसे जनरेट होगा, क्योंकि आउटपुट तो थीटा है भाई, एक साइड इनपुट वी एस है और आउटपुट जो होगा वो होगा थीटा। तो इसमें यानी कि मुझे फर्दर एक डिवाइड करना पड़ेगा 1 बाई एस का, जिससे कि मुझे यहाँ पे मिलेगा थीटा ऑफ एस। तो ये हमारा इनपुट है इस डायग्राम में और थीटा इज एस इज द आउटपुट। सो दिस इज द वे हाउ वी ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। अगर आपको पहले वाला ब्लॉक डायग्राम बनाने का तरीका याद है तो आप इसे बहुत इजीली समझ लेंगे। बट यहाँ पे मेन चीज क्या है, मेन चीज है मुझे इक्वेशंस याद रखनी पड़ेंगी इफ यू आर डूइंग आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर। इन द नेक्स्ट लेक्चर एक और टॉपिक है सिमिलरली दैट इज कॉल्ड फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर, जिसमें कि फिर कुछ रिलेशन याद रखने पड़ेंगे एंड सेम मैनर में हम काम करेंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा एट द पेपर टाइम कि आपको जो पूछा जाए उसी के रिलेशन आपको यूज करने हैं, राइट। तो अभी के लिए आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर हो गया, इक्वेशंस के थ्रू हमने ब्लॉक डायग्राम को फॉर्म कर लिया। आई थिंक वी गॉट द ब्लॉक डायग्राम। अब जब एक बार आपके पास ब्लॉक डायग्राम आ गया तो आई थिंक अब तो आप लोग बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होंगे कि आप इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, थीटा एस इज द आउटपुट डिवाइडेड बाय वी ऑफ एस। ये मुझे कैलकुलेट करना है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आने वाला है। तो आई थिंक BDR सिंपलेस्ट था। यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं इन तीनों ब्लॉक को क्या कर सकता हूँ, मैं इन तीनों ब्लॉक को कर सकता हूँ सीरीज में, राइट। सो जैसे ही मैं इन तीनों ब्लॉक को सीरीज में करूंगा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आई विल गेट दिस टाइप ऑफ डायग्राम, ठीक है। इन तीनों ब्लॉक को आप सीरीज में लगा सकते हो, इन तीनों ब्लॉक की वैल्यू यहाँ पे सीरीज में लिख सकते हो, ठीक। और प्लस साथ की साथ अल्टीमेटली आप इस फीडबैक लूप को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अभी मैं इस स्टेप को बाद में दिखाने वाला हूं। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक दूसरे तरीके से भी कर रखा है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करने के मोर देन वन टेक्निक इज अवेलेबल, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था, मैं यहाँ पे बोल रहा था कि ये तीनों ब्लॉक आप सीरीज में कर लीजिए। यदि आप इन तीनों ब्लॉक को सीरीज में कर लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको के अपॉन आर ए प्लस एस एल ए मल्टीप्लाई बाय जे एस प्लस बी, राइट। अब जब ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे तो उसके बाद यहां से आप इस फीडबैक यानी फीडबैक के बी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जी और इसका फीडबैक क्या हो जाएगा के बी। तो जी अपॉन ये माइनस है तो जी अपॉन 1 प्लस जी यानी कि के अपॉन आर ए प्लस एस एल ए मल्टीप्लाई बाय जे एस प्लस बी।
और मल्टीप्लाई बाय के बी इज द फीडबैक वन। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट ओवर हियर के अपॉन व्हाट, के अपॉन आर ए प्लस एस एल ए मल्टीप्लाई बाय जे एस प्लस बी प्लस के इंटू के बी, राइट। और इस पूरे को जो ये फीडबैक लूप को सॉल्व करके आएगा, इस फीडबैक लूप में फाइनली आपको मल्टीप्लाई करनी है 1 अपॉन एस की, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 अपॉन एस का मल्टीप्लाई और हो जाएगा और यही आपका कहलाएगा ट्रांसफर फंक्शन। अब यही सेम चीज मैंने यहाँ पे दूसरे स्टेप से भी शो कर रखी है कि आप पहले यहाँ पे इस टेक ऑफ को आगे ले गए, अगर हम टेक ऑफ को आगे लेके जाते हैं तो ब्लॉक गेन से होता है डिवाइड, तो के बी डिवाइड बाय 1 बाय एस अगर आप करेंगे तो ये बन गया एस इंटू के बी, राइट। अब इसके लिए चारों ब्लॉक सीरीज में आ गए तो इसने चारों ब्लॉक को सीरीज करेगा, चारों ब्लॉक को सीरीज में करने के बाद उसके बाद फीडबैक हो गया एस के बी। अगर आप यहां से भी सॉल्व करते हैं आफ्टर दैट यू विल अगेन गेट द सेम फॉर्मूला जो अभी हमने उस मेथड में भी ड्राइव किया था, जो कि मैं आपको बता रहा था। तो मैंने जैसे कि मैंने बताया ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई भी स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, आपको तो केवल लास्ट आंसर फंक्शन तक पहुंचना है, दैट इज द मेन रोल। सो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर, जो कि मोस्ट तो नहीं कहूंगा, मतलब ये जरूर मान के चलिए कि 80% टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक एज इट इज सिलेबस में आपके मेंशन है, तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी है याद करना, बस थोड़े से रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, उसके बाद आप ब्लॉक डायग्राम बना लेंगे और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करना आपके लिए बहुत आसान है। और एक और चीज है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है तो इसमें ये आंसर कभी नहीं बदल सकता, ठीक है, इस पे कोई न्यूमेरिकल तो बन के आ नहीं रहा, केवल यही टॉपिक एज इट इज आना है, तो सब कुछ आपका प्री डिफाइंड है, सब कुछ आपको अगर याद भी है तो आप इजीली स्टेप्स में उसे वहां पे शो कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही पार्ट, वी हैव कवर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सेम टॉपिक को पढ़ेंगे बट वहां पे आएगा फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।